नमस्कार, यू स्टॉक्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सतवर्तम और दिल्ली स्टूडियो से मेरे साथ ही मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। यू स्टॉक्स में आज हम आपके तमाम सवालों के जवाब देंगे, क्योंकि बाजार कल की रिकवरी के बाद फिर से आज थोड़ी सी मंदड़ियों की गिरफ्त में जाता हुआ दिख रहा है। 18,000 के नीचे का असर आपको दिखेगा निफ्टी पर। करीब करीब 100 अंकों के आसपास की कमजोरी है इस वक्त निफ्टी में। अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो करीब करीब 500 अंकों के आसपास की गिरावट हम देख रहे हैं सेंसेक्स में। और निफ्टी बैंक की बात करें तो 450 अंक नीचे है निफ्टी बैंक भी। टाटा मोटर्स आज है निफ्टी का टॉप गेनर। बढ़िया नंबर्स आए थे जेएलआर के, ऑर्डर बुक दमदार है, लेकिन सबसे जो अच्छी बात है वो है कंपनी ने कहा कि Q3 में फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव हो सकते हैं 400 मिलियन पाउंड के हिसाब से। हम देख रहे हैं कि 6 महीने की सबसे बड़ी तेजी है शेयर में, 6% ऊपर है, 413 का भाव है। हमने इसी भाव से करेक्शन भी देखा था शेयर में और अब फिर से उस भाव को रीगेन करने की कोशिश। दूसरी तरफ सबसे ज्यादा गिरा है टीसीएस। नतीजों के बाद कहीं ना कहीं आगे को लेकर थोड़ी सी चिंताएं हैं और ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से भी हमने खास कोई अच्छी कमेंट्री देखी नहीं शेयर को लेकर। और हम शेयर में देख रहे हैं कि 2.5% के आसपास की कमजोरी है। कल हमने अच्छी तेजी देखी थी शेयर में और वो कल की तेजी पूरी तरह से वाइप आउट होते हुए, और अब देख रहे हैं कि शेयर है 3,237 के आसपास। कुछ ब्रोकरेज हाउसेस ने 3,000 रुपए तक के भी टारगेट्स दिए हैं। इसके अलावा भारतीय एयरटेल, एसबीआई, आयशर, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, ये कुछ बड़े शेयर हैं जो आज बाजार पर दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। तो बाजार का मूड चेक करेंगे, माहौल समझेंगे, ट्रेड की रणनीति जानेंगे, साथ ही आपके जो भी सवाल है शेयरों से जुड़े उस पर अपने एक्सपर्ट्स की हम राय लेंगे। और सवाल पूछने का तरीका भी है सिंपल है, रोज की तरह 9167329108 पर फोन कीजिए, एसएमएस कीजिए या फिर व्हाट्सएप के जरिए भी आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। और सोशल मीडिया पर अगर आप ईटी स्वदेश को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज, ट्विटर हैंडल और इंस्टाग्राम पर जाकर भी अपनी क्वेरीज पोस्ट कर सकते हैं और हम कोशिश करते हैं कि आपके सभी सवालों को शो में जरूर शामिल करें। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान ब्लू ओशन स्ट्रेटेजिक एडवाइजर्स के आशीष महेश्वरी और द स्ट्रीट्स के कुणाल रामभिया। आशीष जी और कुणाल जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टी स्वदेश पर। कुणाल, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। कल हमने रिकवरी देखी, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि आईटी स्टॉक्स के चलते मूड जो ही खराब हुआ, बाजार की भी रंगत फीकी पड़ गई। 18,000 के आसपास है निफ्टी। आज के रेंज क्या देख रहे हैं कुणाल आप, और क्या सजेस्ट करेंगे? गुड मॉर्निंग अभिषेक, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अगर हम निफ्टी की बात करते हैं तो हमने एक बहुत ही बड़ी गिरावट देखी और गिरावट के बाद हमने यस्टरडे बहुत ही अच्छी रिकवरी भी देखी। और अगर कंसोलिडेशन लेवल की बात करें तो 18,150 से लेके नीचे की और 17,950 का ये एक जोन बन गया है एज ऑफ नाउ। आई थिंक यही जोन में निफ्टी कंसोलिडेट करेगी और यहाँ से पॉजिटिव रुझान शुरू होनी हो सकती है। सो आज के लिए अगर मैं रेंज की बात करूं तो लोअर साइड पे 17,950 जो प्रेजेंट लेवल से करीब 20-25 पॉइंट दूर है, आई थिंक वहीं पे एक सपोर्ट है जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कंसिडर करेंगे। और यहाँ से अगर कोई भी रिकवरी आती है तो जैसे मैंने बताया ये एक रेंज में होगा। जब तक ये रेंज में होगी तब तक हमें एक साइडवेज कंसोलिडेशन में स्टॉक स्पेसिफिक मूव पे ध्यान देनी होगी। अगर शॉर्ट टर्म इंडेक्स का ट्रेड लेना है तो 17,950 के स्टॉप लॉस से डेफिनेटली लॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, तो लॉन्ग करने की राय होगी बाजार में। स्टॉप लॉस भी आपको सुझा दिया गया है, वो देखते हुए आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं। निफ्टी में ये रणनीति आपको बताई गई। चलिए अब बस सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू करते हैं। और सवाल पूछने का तरीका आपको बताई दिया है। लगातार फोन लाइन नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा और सोशल मीडिया हैंडल के जरिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और इस बीच पहले दर्शक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मध्य प्रदेश से SL वर्मा जी मौजूद हैं इस वक्त हमारे साथ। नमस्कार सर, पूछिए किस स्टॉक पर सवाल है आपका? सोशल मीडिया हैंडल के जरिए भी आपसे रिक्वेस्ट होगी वर्मा जी कि अपना वॉल्यूम कम कर लीजिए टीवी का। जी मैम। मैडम मेरे पास 765 शेयर है 266.94 रुपए के भाव के फिनोटेक्स के। तो मैं इसमें क्या करूं, मतलब मेरे पास लंबी अवधि का व्यू है। ओके आशीष जी, क्या सजेस्ट करेंगे? कंपनी कैसी लग रही है आपको? काफ़ी समय से डाउन परफॉर्म ही कर रही है और जब गिरावट हुई तब इन्होंने शायद एंट्री लेने की कोशिश की, लेकिन कोई रैली दिखी नहीं उसके बाद से और पिछले काफ़ी समय से गिरावट है। अगर पिछले एक महीने में ही हम देख लें तो करीब करीब 17% टूट चुका है ये शेयर और काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी इनको इस स्टॉक में झेलना पड़ रहा है। आप क्या सजेस्ट करेंगे? लंबी अवधि के लिए ये कंपनी सही है या फिर इन्हें अपना जो निवेश है वो कहीं और शिफ्ट कर लेना चाहिए?
जी मेरी सलाह रहेगी स्टॉक में से निकल जाने की। और रीज़न यही है कि सबसे पहले जो केमिकल स्टॉक्स में एक जो यूफ़ोरिया बना हुआ था, वो ख़त्म हो गया है, क्योंकि अब चाइना से बराबर का यहाँ पे कंपनीज़ को कॉम्पिटिशन मिल रहा है इम्पोर्ट साइड पे और एक्सपोर्ट साइड पर। और प्राइसेस भी जो केमिकल्स के बेहताशा बढ़ गए थे, जिसके कारण से पिछला साल उनका काफ़ी अच्छा रहा था। तो अब सारी चीज़ों में मॉडरेशन हो चुका है, तो करेक्शन ऑलरेडी वहाँ आ चुका है। तो हम देख रहे हैं स्टॉक में भी 400 रुपए के लेवल से स्टॉक भी ऑलमोस्ट 250 रुपए के लेवल तक आ गया है। तो मेरी सलाह रहेगी स्टॉक में से एक बार निकल जाने की, क्योंकि कोई बहुत ज़्यादा ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स नज़र नहीं आते इस कंपनी में। लास्ट 2 क्वार्टर के नतीजे भी बिल्कुल स्टैग्नेंट नंबर्स थे। तो मेरी सलाह रहेगी इस स्टॉक को आप बेचकर सीजी पावर के स्टॉक में शिफ्ट हो जाएँ, जो 290 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। और इस स्टॉक का लक्ष्य मेरा अगले 6 महीने का 350 रुपए के आसपास का रहेगा। स्टॉक ने अपने 52 वीक हाई को आज टच किया है और काफ़ी री रेटिंग इस स्टॉक की ड्यू है, क्योंकि काफ़ी ऑर्डर्स जो आ रहे हैं ट्रांसफार्मर सेगमेंट में, उसका बड़ा बेनिफिशियरी सीजी पावर रहने वाला है। तो इस स्टॉक में निवेश की सलाह रहेगी। ठीक है, फिनोटेक्स केमिकल से निकल के सीजी पावर में निवेश करने की सलाह है। अगला सवाल लेंगे व्हाट्सएप के जरिए है प्रशांत का मुंबई से। इनके पास डॉनियर इंडस्ट्रीज के 500 शेयर है 110 रुपए के भाव पर। कुणाल, आपसे व्यू चाहेंगे। हम देख रहे हैं कि डॉनियर इंडस्ट्रीज जून के स्तरों से इस शेयर में कह सकते हैं कि आग लगी हुई है और ये डबल से ज्यादा हो गया। 50 रुपए के नीचे का भाव था, अब ये 115 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। हालांकि इनके खरीद भाव से थोड़ा ही ऊपर है, लेकिन पीएलआई स्कीम समेत तमाम ऐसे एफर्ट्स हैं सरकार के जिसका फायदा इन कंपनियों को मिल रहा है। क्या लगता है आपको कि चार्ट्स ऐसे संकेत दे रहे हैं कि शेयर में जो तेजी बनी है यह भी और लंबे समय तक चलेगी? चार्ट की बात करें तो हमने ये काउंटर करीब करीब 250 से देखा था कि नीचे 10-15 रुपए तक आया था और वहां से एक कर्व फॉर्मेशन बना के ये काउंटर कम से कम 6 या 7 साल की कंसोलिडेशन के बाद ये बाहर निकला हुआ है। सो इसमें रुझान तो बहुत ही अच्छी बनी हुई है, लेकिन इसका जो ब्रेकआउट था वो 85 के लेवल का था। 85 से ये काउंटर ऑलरेडी 114 115 तक पहुंच चुका है। अगर डेली चार्ट की बात करें तो एक बड़ा सा स्विंग हमने गए 3-4 दिनों में देखा, जो करीब 90 रुपीज से शुरू हुआ था, 115 तक गया था। सो इनकी खरीदारी तो ऊपर के भाव की है, लेकिन हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस जो मिल रहा है वो थोड़ा सा नीचे मिल रहा है और वो है करीब 90 रुपीज का। तो यहाँ से अगर थोड़ा सा करेक्शन आता है इस काउंटर में तो 105 के लेवल पे थोड़ी सी पोजीशन ऐड करने की सलाह होगी। रुझान तो बहुत अच्छी है, तो हम रिवर्सल तो इमीडिएट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर ये 105 106 के लेवल पे आता है तो थोड़ी सी और बाइंग करिए। आई थिंक ये पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। इस काउंटर में रुझान जिस तरह से बनी हुई है, आई थिंक 130 से 135 तक के लेवल्स हमें अगले 1 से 1.5 महीने में देखने मिल सकते हैं। ओके, ठीक है। तो ये रहा आपको डॉनियर इंडस्ट्रीज में दे दी गई है। आगे बढ़ते हैं, हरियाणा से सुमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन के जरिए। सुमित जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। सुमित जी अपना सवाल पूछिए। चलिए, इनका सवाल आ चुका है हमारे पास, वो ले लेते हैं। विजया डायग्नोस्टिक पर सवाल है इनका और जोमेटो इन्होंने लिया हुआ। सबसे पहले विजया डायग्नोस्टिक एक बार देख लेते हैं। 60 शेयर्स इन्होंने 614 के भाव पर लिया हुआ था। हाल फिलहाल में हमने देखा डायग्नोस्टिक शेयरों में एक तेजी आई थी जब कोरोना के बढ़ते मामलों की खबर आई, लेकिन उसके बाद कुछ समय बाद हमने देखा कि स्टॉक्स में मुनाफा वसूली भी देखी गई। विजया डायग्नोस्टिक में भी इसी तरह का कुछ मोमेंट हमने देखा। हालांकि आज अगर देखेंगे तो करीब 3% की मजबूती ये स्टॉक दिखा रहा है 400 के पास, लेकिन इनकी जो खरीदारी है वो काफी ऊपरी स्तर की है। 600 के ऊपर इन्होंने स्टॉक में एंट्री की हुई है। आशीष जी क्या सजेस्ट करेंगे विजया डायग्नोस्टिक में? देखिए मुझे नहीं लगता कि 600 के लेवल स्टॉक में दोबारा जल्दी आने वाले हैं, क्योंकि यदि 52 वीक हाई देखे तो वही 575 रुपए के आसपास का था। तो काफ़ी पुराना परचेज नज़र आता है 1 साल से पहले का। और अभी थोड़ा जो मोमेंटम इसलिए आया था कि ऐसा उम्मीद की जा रही थी कि कोविड के केसेस दोबारा बढ़ेंगे और दोबारा से टेस्टिंग और ये बिजनेस बढ़ेगा, बट ऐसा अभी कुछ साइट में नहीं है और ऐसा लग नहीं रहा कि कोई बड़ा सा बिजनेस सडनली इन कंपनियों को मिलेगा। तो मेरी सलाह रहेगी स्टॉक में से दोबारा से निकल जाने की, और मैं सलाह दूंगा इसके बजाय टाटा मोटर के स्टॉक में ही निवेश करना चाहिए, क्योंकि जो JLR की कमेंट्री और जो नंबर्स आए हैं और जो कैश फ्लो की वो बात कर रहे हैं सिग्निफिकेंट,
तो मुझे लगता है इस स्टॉक की बड़ी री रेटिंग ड्यू है यहाँ से, तो टाटा मोटर एक बेटर बेट रहेगा। दूसरी बात यह है कि मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि अभी 2023 में थोड़ा स्मॉल कैप और मिड कैप की बजाय थोड़ा लार्ज कैप में जो पोजीशन है उनको रखा जाए, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा जो लेवल्स डाउनसाइड है वो लिमिटेड रहती हैं। जरूर अपसाइड भी रीजनेबल रहता है, बट जो स्मॉल कैप में जो थोड़ा रिस्क फैक्टर बढ़ गया है वो थोड़ा लार्ज कैप में आपको कम रहेगा। तो इसलिए टाटा मोटर पे बाय की सलाह है। ओके, तो विजया डायग्नोस्टिक में तो जल्द ही कुछ रिकवरी के आसार फिलहाल नज़र नहीं आ रहे हैं, नुकसान आपको हो रहा है, लेकिन टाटा मोटर्स जैसी कंपनियों में शिफ्ट कर लीजिए, वहाँ पर आपको धीरे धीरे ही सही लेकिन जल्दी यहाँ पर फ़ायदा ज़रूर होगा टाटा मोटर्स जैसी कंपनियों में। आशीष जी, जोमेटो पर भी इनकी होल्डिंग है और ये भी काफ़ी पहले की लग रही है। 150 शेयर जिन्होंने 105 पर ले लिए थे और तब से इनकी खरीद से तो स्टॉक अब आधा हो चुका है, 55 रुपये के आसपास कारोबार कर रहा है। जोमेटो के लिए क्या आउटलुक शेयर करेंगे आप? ये जोमेटो पे भी मेरी निकल जाने की सलाह रहेगी। हर लेवल पे हमने स्टॉक में करेक्शन आता हुआ देखा है और अभी भी इनफैक्ट कुछ दिन पहले स्टॉक 67-68 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, फिर वहां से गिर के ये अपने 55 रुपए के आसपास आ गया, क्योंकि थोड़ा जो इंस्टीट्यूशन होल्डर्स हैं उनकी तरफ से यहाँ बिकवाली देखने को मिल रही है। तो मेरी सलाह रहेगी कि जोमेटो में आप एग्जिट कर लें। जरूर लॉस हो रहा है, बट इसकी वजह मैं आपको दूसरा स्टॉक सजेस्ट करूंगा जो अभी रिसेंट लिस्टिंग थी लैंडमार्क कार्स का, जो 525 रुपए के आसपास से स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं। उस स्टॉक में आप निवेश कर सकते हैं और 2 साल का नजरिया रखिए। आपका जो लॉस हुआ है इस पे जोमेटो में वो वहां से रिकवर हो सकता है। ठीक है, जोमेटो से स्विच करने की सलाह है। आगे बढ़ेंगे, अगले दर्शक हमारे जुड़ रहे हैं जोधपुर से। नारायण जी, नारायण जी नमस्कार, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? ठीक है, नारायण जी से संपर्क टूट गया, लेकिन जी नारायण जी बताइए। आदित्य बिरला सनलाइफ है सर। कितने शेयर है सर आपके पास? 20 शेयर है। 20 शेयर है 712 के भाव पर? हाँ जी, काफी ऊपर के भाव पर खरीदे हैं आदित्य बिरला सनलाइफ के शेयर। और देखिए, हालांकि नीचे से रिकवर करके स्टॉक आया है 450 रुपए के आसपास, लेकिन 712 वाला भाव है, थोड़े से ऊपरी स्तर के हैं ये शेयर। ठीक है, लगातार हमने छोटे मोटे तो बाउंस बैक देखे हैं, लेकिन कभी बहुत बड़ी रिकवरी का मूड दिखा नहीं पाया शेयर ही आदित्य बिरला सनलाइफ एएमसी का। आशीष जी, आपसे ही राय जानना चाहेंगे, क्या किसी टर्न अराउंड के, किसी रिकवरी के संकेत आपको दिख रहे हैं एएमसी कंपनीज में? आदित्य बिरला सनलाइफ को लेकर क्या राय होगी आपकी? एक बड़ा फैक्टर इन कंपनीज का ये था कि पिछले 1-2 साल में जो ग्रोथ देखने को मिला था, मोमेंटम एक काफी बिल्टअप हो गया था रिटेल निवेशकों के आने के कारण से, वो थोड़ा सा अब स्टेबल हो गया है, थोड़ा सा स्टैग्नेंट हो गया है। तो हमने देखा कि कंपनी का जो मुनाफा था करीब 650 करोड़ रुपए का उन्होंने पिछले साल अर्जित किया था। इस साल 2 क्वार्टर में मिला के 300 करोड़ के आसपास का मुनाफा हुआ है। तो जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिली थी ईयर ओवर ईयर, वो नहीं देखने को मिल रही है। तो वही रिफ्लेक्शन आपको स्टॉक में भी नजर आ रहा है। तो मेरी सलाह इनफैक्ट स्टॉक में से निकल जाने की रहेगी और मैं सलाह दूंगा इसकी बजाय आप जिंदल स्टील एंड पावर JSPL के स्टॉक में निवेश करें, जो 600 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है और इस स्टॉक में बिल्कुल पोटेंशियल है 800 रुपए तक के लेवल पे आने का जिंदल स्टील के स्टॉक पे, क्योंकि जो स्टील के और जो मेटल के सेक्टर में दोबारा से एक बिल्टअप शुरू हो रहा है और इस कंपनी ने जो अपना डेट काफी रिड्यूस किया है, तो ये आने वाला साल काफी अच्छा साल रहेगा JSPL के लिए, जिसके कारण से मैं काफी बुलिश हूँ इस स्टॉक को लेकर। तो आपका जो नुकसान हुआ है आदित्य बिरला सनलाइफ एएमसी में, वो रिकवर होगा। और नए निवेशकों को भी मेरी सलाह रहेगी, यदि स्टील सेक्टर में कोई स्टॉक पिक करना है तो जिंदल स्टील एंड पावर में निवेश किया जा सकता है। ओके, ठीक है, तो ये राय आपको दे दी गई। जिंदल स्टील जैसी कंपनियां निवेश के लिए ज़्यादा बेहतर लग रही है, वहाँ पर नज़र रख सकते हैं। अगला सवाल ले लेते हैं, ये हमें फेसबुक के ज़रिए आया है, हर्ष जी ने भेजा है और इनका सवाल है बजाज फिनसर्व पर 105 शेयर्स इन्होंने 1675 के भाव पर लिया हुआ है, काफ़ी ऊपरी लेवल पर एंट्री लग रही है। कुणाल, आप सजेस्ट करिए, अक्सर हम देखते हैं कि जब 1600-1650 के आसपास ये स्टॉक आता है, एक हर्डल की तरह काम कर रहा है, उसके ऊपर नहीं जा पा रहा है ये शेयर पिछले कुछ समय का देखे तो, और उन्हीं लेवल्स पर इन्होंने एंट्री भी ले ली है। कब तक इनको यहाँ पर मुनाफा दिखेगा? आगे के लिए टारगेट्स क्या देख रहे हैं आप बजाज फिनसर्व के लिए?
सो पूजा, अगर हम ओवरऑल फॉर्मेशन की बात करते हैं तो इस काउंटर ने सितंबर 2022 से 21 से लेके अब तक एक 1800 से 1900 तक के लेवल का एक रेजिस्टेंस जोन बना दिया है और ये सपोर्ट इस काउंटर में दिख नहीं रहा है। अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो शायद इसमें बने रह सकते हैं, बट ट्रेंड तो डेफिनेटली नेगेटिव है। आई फील इसमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लोअर लेवल्स पे मिल सकती है जो करीब 1300 या फिर उसके के नीचे 1150 तक के लेवल्स दिख रहे हैं। सो आई वुड रेकमेंड कि अगर हिट लेने की कैपेसिटी है तो यहाँ पे एक बार डेफिनेटली एग्जिट करिए। अगर ये काउंटर यहाँ से रिकवरी भी बताएगा तो थोड़ा कंसोलिडेशन हो के रिकवर बताएगा, इमीडिएट तो रिकवरी चार्ट पे नहीं दिख रही है। सो टेक एन एग्जिट और रिविजिट करिए 1300 के लेवल पे। अगर वहीं पे रुक जाता है तो आपको कोई एक्सपर्ट वहां पे शायद बाइंग करवाने की सजेशन दे सकता है, या फिर 1150 पे रिविजिट करेंगे। ठीक है, बजाज फिनसर्व को लेकर ये व्यू कुणाल का। लेकिन आगे बढ़ेंगे, नागपुर से आरव हथवर हमारे साथ हैं। आरव नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? हाँ नमस्कार सर, मेरे पास जेन टेक्नोलॉजी के 3000 स्टॉक है 210 के रेट से। जेन टेक्नोलॉजी, जेन टेक, ठीक है। कब आपने लिए थे? आ रही है ये अभी हो गए मतलब हो गए 5-6 महीने के बीच हो गए होंगे, ज्यादा ही हुए होंगे। 5-6 महीने के आसपास हो गए जेनटेक। इनके भाव से थोड़ा सा नीचे ये ट्रेड कर रहा है और हमने देखा था कि ये स्टॉक था 100 रुपये के नीचे वाला, फिर एक रिकवरी दिखा के 200 के ऊपर आया और उसके ऊपर टिकने की कोशिश भी कर रहा है। जेनटेक कैसा लगता है आपको आशीष जी? ये कंपनी कैसी है और क्या इसमें निवेशित रहे? क्या प्राइस उन्होंने 210 के भाव पे लिया है जी, तो ओके, मुझे लगता है कि स्टॉक में थोड़ा बना रहा जा सकता है क्योंकि फंडामेंटली तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो काफी स्टेबल है। जरूर छोटे साइज की कंपनी है, बट अभी टाइमिंग के लिए स्टॉक में बने रहने की सलाह रहेगी क्योंकि मुझे लगता है फंडामेंटल कंपनी के ठीक है। थोड़ा सा जैसे टेक्नोलॉजी सेक्टर में रिबाउंड होगा, आप देखेंगे कि स्टॉक में थोड़ा सा रिवर्सल आ सकता है, तो टाइमिंग अपने स्टॉक में बने रहे। ठीक है, तो बने रहने की राय आपको जेन टेक में दी जा रही है। थोड़ा समय लगेगा लेकिन आपको आपके लेवल्स दिखाई देंगे, तो होल्ड करने की राय जेन टेक में। आगे बढ़ते हैं, व्हाट्सएप के जरिए धीरज जकोचर जी का सवाल आया और इनका सवाल है बलरामपुर चीनी पर 405 शेयर्स 448 के भाव पर इन्होंने ये स्टॉक लिया हुआ था। ये भी काफी पहले की खरीद लग रही है और नुकसान देखिए काफी हो चुका है। 400 के नीचे ही अब कारोबार कर रहा है बलरामपुर चीनी। हालांकि हाल फिलहाल में हमने देखा कि काफी सारे खबरों के चलते शुगर शेयर्स फोकस में रहे हैं, उतार चढ़ाव बना रहा, लेकिन न्यूज बेस्ड एक्शन बना रहा है स्टॉक में, बट इनके लेवल काफी पहले के हैं। कुणाल, आप सजेस्ट करिए क्या राय देंगे बलरामपुर चीनी में? चार्ट्स कैसे लग रहे हैं और इनका जो नुकसान है उसकी भरपाई कब तक हो पाएगी? पूजा, इनका जो बाइंग है वो तो 450 के लेवल का है, काफी ऊपर के लेवल का है। बट अगर आप चार्ट की बात करें तो मई 2022 से लेकर अब तक 420 के लेवल का एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। काउंटर ने करीब 5 से 6 बार वो लेवल क्रॉस करने की कोशिश की है बट नाकामयाब है और एज ऑफ नाउ 386 पे है। रीसेंट रुझान की अगर हम बात करें, जो अक्टूबर नवंबर की बॉटम बनी थी उसके बाद ये काउंटर में पॉजिटिविटी तो बनी हुई है, बट नया मोमेंटम इस काउंटर में 415-420 के ऊपर आएगा। सो फॉर टाइम बिंग इस काउंटर में बने रहने की सलाह होगी। अगर ये काउंटर 420 के ऊपर निकलता है तो हमें करीब 475 टू 480 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है, बट कब वो ब्रेकआउट आएगा वो कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा। सो एज ऑफ नाउ बने रहें और ये काउंटर जैसे 415-420 के ऊपर जाता है तब फिर से एक बार रिविजिट करें इस काउंटर को और किसी की एक्सपर्ट की सलाह ले लें। आई थिंक इसमें एक नई मोमेंटम 480 तक के लेवल्स भी दिखा सकते हैं। ठीक है, 480 यानी 385, यहाँ से तकरीबन 100 रुपए की बढ़त अभी और बलरामपुर चीनी में देखने को मिल सकती है। धर्म चौधरी का सवाल लेंगे। इनका सवाल है व्हाट्सएप पे और इनके पास है टाटा स्टील के 2000 शेयर 110 रुपए के भाव पर। IEX के भी शेयर हैं 800, 172 के भाव पर। पहले चर्चा करेंगे टाटा स्टील की। अब आशीष जी, हम देख रहे हैं कि मेटल स्टॉक्स में आज भी रौनक है और हालांकि बहुत बड़ी तेजी नहीं है, फिर भी बाजार कमजोर है। उस बीच में अगर ये शेयर चमक रहे हैं तो अच्छा ही कहना चाहिए। 110 के भाव पर टाटा स्टील है, क्या निवेशित रहे? बड़ी क्वांटिटी में शेयर है इनके पास। निवेशित रहने की सलाह है क्योंकि स्टील के प्राइसेस में थोड़ा सा अपटिक दोबारा देखने को मिल रहा है। 2-3 महीने के ऑलमोस्ट हाईएस्ट लेवल पे स्टील के प्राइसेस पहुंच चुके हैं और इसके अलावा एक्सपोर्ट मार्केट में भी अच्छी डिमांड है जिनका फायदा इन कंपनीज को मिलेगा।
और तीसरा जैसे चाइना का जो ओपनिंग अप हो रहा है तो उसका भी बेनिफिट सारी स्टील कंपनियों को मिलने वाला है। तो मेरी सलाह रहेगी कि टाटा स्टील में बने रहे। इसका अगले 6 महीने का लक्ष्य मेरा 130 से 135 रुपए का है। ठीक है, 130 135 ये नियर टर्म लक्ष्य है, 6 महीने में अचीव हो सकते हैं, यानी कि यहाँ से 10-15% के आसपास के मूव्स की आप उम्मीद कर सकते हैं टाटा स्टील में। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो और भी ढेर सारे सवालों के जवाब लेंगे अपने एक्सपर्ट से। साथ ही आईएक्स की हम चर्चा कर रहे थे, इस शेयर में क्या करना है ये भी जानेंगे। In association with PhonePe. PhonePe पर पाएं टेंशन फ्री मोटर इंश्योरेंस। All these stocks will really gain in the second stage of the bull market. See, public sector basically is technically the problem is the government not having a very well defined disinvestment program. So, all these things are not liked by the market and therefore there is uncertainty. एक नहीं दो नहीं तीन नहीं काम कर सकूं 4 भी। So show me what you can do, bro. नाम है मेरा Mr. Can Be Done। क्या तुमने पूछा what I can do? 1 क्या 10 क्या 100 क्या bro? I can do a whole lot more। बैंक अकाउंट से लेकर बिजनेस लोन, FD, RD, एडुलोन, UPI तक। मोबाइल शॉपिंग फास्ट एयरलाइन bro, you are in luck। कैसे ब्रो हाउ? दिस इज कैनरा बैंक AI1। आपके सपने हमारे अपने। पुत्र वीर कमाल दिखा अपना, कभी टेबल बन जाता है तो कभी अलमारी। वीर MDF आम प्लाईवुड से ज्यादा मजबूत, ज्यादा किफायती, दिखे चकाचक, दिखे टकाटक। यो स्टॉक्स में आपका फिर से स्वागत है। बाजार पर प्रेशर बना हुआ है। निफ्टी में जो गिरावट है वो बढ़ के तकरीबन 150 अंकों के आसपास की हो गई है। 17,950 के ऊपर इस वक्त होल्ड करने की कोशिश, ब्रीफली इसके नीचे स्लिप भी किया था। निफ्टी बैंक में कमजोरी ज्यादा है, तकरीबन 4,500 अंकों के आसपास की कमजोरी है। 1% नीचे है निफ्टी बैंक और आज गिरने वाले शेयरों की तादाद ज्यादा है, तो ब्रॉडर मार्केट से भी बाजार के लिए संकेत ठीक नहीं है। जो गिरावट है भारतीय एयरटेल में ज्यादा हो गई है, अब 2% के आसपास की हो गई है। SBI का शेयर भी 2% नीचे है। तो जो बड़े बैंक्स हैं, HDFC, SBI, फाइनेंशियल में HDFC, बजाज फाइनेंस, ये तमाम स्टॉक्स आज निफ्टी को नीचे खींचने का काम कर रहे हैं। सपोर्ट अगर कहीं से मिल रहा है तो वो है टाटा ग्रुप के 2 शेयर, टाटा मोटर्स और टाटा स्टील। टाटा मोटर्स है आज 6 महीने के हाईस पर 6% ऊपर है शेयर ये, और टाटा स्टील में हम देख रहे हैं कि 1% के आसपास की मजबूती बनी हुई है। लेकिन ब्रेक से पहले हम चर्चा कर रहे थे IEX की। 800 शेयर इनके पास है 172 रुपए के भाव पर। आशीष जी, हम देख रहे हैं कि पावर स्टॉक्स में तो वैसे रौनक हाल फिलहाल आ रही है, लेकिन IEX में कुछ खास एक्शन नहीं है। थोड़ी सी लोअर लेवल से बाइंग जरूर आई है, लेकिन अभी भी जिन लेवल्स पर ये ट्रेड किया करता था वहां से तो बहुत ज्यादा दूर है। आपको कितना भरोसा है इस शेयर पर? देखिए, फंडामेंटली तो कहीं कुछ इशू नहीं है। कंपनी ने बायबैक भी अनाउंस किया 200 रुपए में, और ये सारा वर्किंग वाइज भी ठीक है। बट मेजर इशू ये कि FIs ने इसे स्टॉक में कंटिन्यूस मुनाफा वसूली की है, जिसके कारण से क्या स्टॉक रिटेल इन्वेस्टर्स के पास स्प्रेड ओवर हो गया है। तो जिसके कारण से हमने देखा है पिछले कुछ समय से स्टॉक 5-10 रुपए की रेंज में ही पूरे महीने निकल जाते हैं। तो मेरी सलाह रहेगी स्टॉक में से निकल जाने की। और मैं दूसरा स्टॉक जो आपको सजेस्ट करता हूँ वो है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। इस स्टॉक को 125 रुपए के पास लेने की सलाह है, और इसका लक्ष्य 150 से 160 रुपए तक का रह सकता है। दोबारा से रैशनल यही है कि कॉपर के प्राइसेस में हमने इजाफा होते देखा है। लास्ट मंथ से इस मंथ में करीब 6 से 8% कॉपर के प्राइसेस बढ़े हैं, जो चाइना ओपन होने के कारण से वहां पे भी डिमांड काफी बढ़ने की उम्मीद है। और थोड़ा सा जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ इंडिया में भी है तो उसका बेनिफिट भी हिंदुस्तान कॉपर में मिलेगा। और चौथा, डिसइन्वेस्टमेंट की स्टोरी भी यहाँ पर है। तो इन सारे फैक्टर्स के चलते हुए मुझे स्टॉक यहाँ पसंद आता है, और IEX के कंपेरिजन में बेटर रिटर्न दे सकता है। IEX में कुछ गलत नहीं है, लेकिन चीज़ें पता नहीं क्यों सही नहीं हो रही हैं। बेहतर ये होगा कि यहाँ से आप निकल जाइए। हिंदुस्तान कॉपर आपको विकल्प तौर पर सुझा रहे हैं आशीष जी, वहाँ पर आप स्विच कर जाइए। और चलिए अब आपके लिए लेकर आएंगे कमोडिटी की ABCD, जहाँ पर आज का फोकस है शायद कॉपर पर ही।
हमारे सहयोगी विश्वमोहन रोज की तरह हमारे साथ जुड़ गए हैं। विश्वमोहन, आज कॉपर पर ही आज फोकस है आपका? जी बिल्कुल, आज कमोडिटी की एबीसीडी में हम बात कॉपर की करने वाले हैं। कॉपर को ग्लोबल ग्रोथ का भी इंडिकेटर माना जाता है। अगर ग्लोबल ग्रोथ के साथ कॉपर की चाल दिख जाती है और दुनिया में जितने भी बेस मेटल्स का या किसी भी मेटल का इस्तेमाल होता है उसमें तीसरे नंबर पे कॉपर आता है, चाहे वो इलेक्ट्रिक वायरिंग वगैरह के लिए हो या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वगैरह के लिए हो, रिसाइकलिंग के लिए हो, कॉपर का काफ़ी इस्तेमाल बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। इसमें ट्रेड अगर आपको करना है तो MCX पर फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों के विकल्प आपके पास मौजूद है। ऑप्शंस के भी काफ़ी हद तक लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर मौजूद है। अब कॉपर का ऑप्शंस भी फ्यूचर्स पर ही आधारित है, यानी बाद में जब एक्सपायरी से 2 दिन पहले ये फ्यूचर्स के भाव में डिसॉल्व हो जाता है। आपको ट्रेडिंग कैसे करना है? सबसे पहले आपको अपना अगर डीमैट वगैरह अकाउंट आपने अगर खुलवा रखा है तो यहाँ पर महीने के पहले दिन कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत होती है और महीने के आखिरी दिन इसकी एक्सपायरी होती है। हालांकि हफ्ते के आखिरी दिन डिलीवरी मोड में चला जाता है, तो आपको अगर डिलीवरी लेनी है तभी आखिरी तक बने रहिए, नहीं तो पोजीशन को काट लीजिए। 2500 किलोग्राम का ट्रेडिंग यूनिट है, यानी 2500 का लॉट साइज हो गया। जो भी मार्केट प्राइस आपको कॉपर का दिखे उससे 2500 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही कॉन्ट्रैक्ट साइज हो गया। उसका 10-12% आपको कॉस्ट देना होगा। डिलीवरी यहाँ पर कंपलसरी तौर पर यहाँ पर डिलीवरी लेनी है। ऑप्शंस की बात करें तो जैसा कहा मैंने कि फ्यूचर्स पर ही यहाँ पर आधारित है। कॉस्ट यहाँ पर करीब मौजूदा भाव 750 रुपये के आसपास है, तो 1.25 लाख 1,80,000 के आसपास इस भाव पर आप कॉस्ट के साथ आप यहाँ पर फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हैं और ऑप्शंस के लिए भी आपको सिर्फ प्रीमियम यहाँ पर देना पड़ेगा। साथ ही किन फैक्टर्स का ध्यान रखना, अगर आप कॉपर में ट्रेड करने जाते हैं तो किन फैक्टर्स का सबसे ज़्यादा असर होता है। तो डिमांड सिनेरियो, ग्लोबल सिनेरियो किस तरह का होता है, चीन से किस तरह की डिमांड बन रही है, साथ ही इमर्जिंग कंट्रीज से किस तरह के डिमांड आउटलुक है, गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, करेंसी की चाल किस तरह की रही है, डॉलर रुपी या जिस करेंसी में भी डीलिंग होती है कॉपर की सबसे ज़्यादा, तो वहाँ पर करेंसी की चाल, तो ये तमाम फैक्टर्स पर भी नज़र रखें, फिर कॉपर में आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज कॉपर की क्लास ली विश्वमोहन ने। आगे बढ़ेंगे, पुणे से हर्षद हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। हर्षद जी नमस्कार, कौन सा शेयर है आपके पास? गुड मॉर्निंग, मेरे पास बजाज फिनसर्व है जी, 1200 क्वांटिटी है, 1511 का एवरेज है। 1511 का भाव का एवरेज प्राइस है और 1200 क्वांटिटी है। काफ़ी नुकसान हो रहा है, इस वक्त 1400 रुपये के नीचे ये शेयर स्लिप कर रहा है। आशीष जी, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस कभी ये स्टार परफॉर्मर हुआ करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं अब ग्रोथ को लेकर सवाल उठ रहे हैं और AUM ग्रोथ हमने सुस्त होते हुए देखा बजाज फाइनेंस में। हालांकि जो आंकड़े शेयर किए बजाज फिनसर्व ने अपने इंश्योरेंस वाले डिवीजन को लेकर वो ठीक ठाक थे, उसके बाद भी स्टॉक के सेंटिमेंट में हमने सुधार होते हुए नहीं देखा। क्या करना चाहिए अभी हर्षद को? क्या बने रहें या फिर यहां से निकल जाना बेहतर होगा? देखिए बिल्कुल, इनफैक्ट ऑलमोस्ट हर शो में निवेशकों का अब सवाल बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व को लेकर आ रहे हैं कि क्या इन स्टॉक्स में करना चाहिए, क्योंकि ये ब्लू चिप स्टॉक्स थे। बट हमें ये समझना पड़ेगा कि इस स्टॉक में जो मेजर अगेन होल्डिंग थी वो FIs की काफी होल्डिंग इन दोनों स्टॉक्स में थी और उनकी तरफ से एक हमने पर्टिकुलर स्टॉक्स में सेलिंग का एक जो ट्रेंड है वो आता हुआ देखा है। पर्टिकुलरली बजाज फिनसर्व में जो होल्डिंग है उनकी सिर्फ 7% रह गई, जो करीब 15% के ऊपर हुआ करती थी और ये ज्यादा से ज्यादा होल्डिंग रिटेल निवेशकों के पास में चली गई है। तो जो बिजनेस को लेकर तो मुझे नहीं लगता इतने कंसर्न है, बट चूंकि कुछ हैंड से निकल के स्टॉक मल्टीपल हैंड्स में चला गया है तो उसके कारण से थोड़ा स्टॉक में प्रेशर है। बट फंडामेंटली अभी भी मैं बजाज फिनसर्व पे होल्ड करने की सलाह दूंगा और मेरी सलाह रहेगी यदि 1300 रुपए के आसपास इस स्टॉक को यदि मिलता है और थोड़ा करेक्शन में तो स्टॉक को एक्यूमुलेट करना चाहिए, क्योंकि बिजनेस फंडामेंटल काफी रोबस्ट है और जब भी FIs की तरफ से दोबारा इस सेक्टर में बाइंग होगी तो सबसे पहले जो बाइंग में लिस्ट में आएगा वो बजाज फिनसर्व जैसे स्टॉक ही रहने वाले हैं। बट अभी फॉलिंग एड्स को पकड़ना नहीं चाहिए और 1300 के लेवल का थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, 1300 सवा 1300 के आसपास वहां एवरेज करने की सलाह। ठीक है, 1300 सवा 1300 रुपये के आसपास एवरेज करने की सलाह है, वहां पर आप और खरीदिए और आपको जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई शायद यही शेयर कर देगा। बिजनेस के फंडामेंटल्स काफी मजबूत हैं। नासिक से संजय हमारे साथ हैं। संजय जी नमस्कार, कौन सा शेयर आपके पास है? नमस्कार सर जी, बोलिए सर। हाँ सर, पूछिए अपना सवाल। सर मेरे पास है ना, मैंने BF इन्वेस्टमेंट लेकर रखा है 1705 शेयर से।
383 से 383 के भाव पर। हो संजय जी आपने थोड़ा सा ऊपर ले लिया सर, लेकिन चलिए इस पर राय जानते हैं। बीएफ इन्वेस्टमेंट कल्याणी ग्रुप की कंपनी और हमने बहुत ही ज़बरदस्त रैली देखी, ख़ास तौर से आखिरी के 1.5-2 महीने में आशीष जी। हालांकि ऊपरी लेवल पर हम प्रेशर थोड़ा देखेंगे जो कि जाहिर सी बात है। आप थोड़े से ऊपर के भाव पर लिए हैं, 370 के आसपास के प्राइस है, यहाँ से आप किस तरह की चाल देख रहे हैं? एक जो बड़ा ट्रिगर था स्टॉक में वो था आई थिंक बायबैक का, कि बायबैक यहाँ पे होगा, इट्स डीलिस्टिंग होगा यहाँ पे, तो ऐसा कुछ अभी नजर नहीं आता। तो मेरी सलाह रहेगी स्टॉक में से निकल जाने की, और इसकी बजाय मैं आपको सजेस्ट करूंगा फर्टिलाइजर एंड केमिकल ट्रावनकोर फैक्ट के स्टॉक में आप जो इसी लेवल के, इसी के मैचिंग स्टॉक है, करीब 345 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, इस स्टॉक में आप निवेश कर सकते हो। तो जो आपका लॉस है वो रिकवर हो जाएगा अगले 6 महीनों में, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल्स बिल्कुल बदल गए हैं फर्टिलाइजर केमिकल ट्रावनकोर के। इसके अलावा जो फ्लोटिंग स्टॉक है उसमें सिर्फ 1 से 1.5% का मार्केट में फ्री फ्लोट स्टॉक है, क्योंकि 90% होल्डिंग यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड जो है वो करीब 7-8% होल्ड करता है। तो हार्डली एनी फ्लोटिंग स्टॉक है। और जो नैनो यूरिया और जो क्या गवर्नमेंट का सपोर्ट इस सेक्टर को मिलने वाला है इस साल में, क्योंकि अगला साल इलेक्शन ईयर है, तो मेरा मानना है कि जो फर्टिलाइजर रैली का जो फ्रंट रनर है वो फैक्ट जैसा स्टॉक रहने वाला है। तो इसलिए मुझे बीएफ इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में ये ज्यादा अपील करता है। ठीक है, बीएफ इन्वेस्टमेंट में बड़ी तेजी हो गई थी, वो ट्रिगर अब खत्म हो गया है तेजी का। फैक्ट में आप शिफ्ट कर जाइए, हालांकि यहां भी बड़ी तेजी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं बजट तक ये शेयर फ्लेवर में जरूर रहेगा। एक बड़ी तेजी हमने देखी है और यहां से तेजी अभी होने की पूरी उम्मीद है फैक्ट में। आगे बढ़ेंगे, नागपुर से राजेंद्र जी का सवाल लेंगे जो कि आया है ट्विटर के जरिए। इनके पास है कैस्ट्रॉल इंडिया की 250 शेयर 131 रुपए के भाव पर। कुणाल आपसे व्यू चाहेंगे, कैस्ट्रॉल इंडिया एक दायरे में ही शेयर रहा है, एक बहुत ही नैरो रेंज में हमने इसमें ट्रेड होते हुए देखा है। हालांकि बाकी सब चीजें ठीक है कंपनी के लिए, लेकिन इसके चार्ट्स क्या कह रहे हैं कुणाल? क्या इसमें तेजी देखेंगे हम यहाँ इस लेवल से? अभिषेक, अगर हम ओवरऑल वीकली चार्ट के फॉर्मेशन की बात करते हैं तो 18 मई 2018 से ये काउंटर एक डाउन ट्रेंड में है, और इसकी जो रेजिस्टेंस लाइन आती है वो रेजिस्टेंस लाइन का जो लेवल है वो 145 का लेवल है। जब तक ये काउंटर 145 के ऊपर नहीं जाता तब तक एक बड़ी रुझान में एंटर होना बहुत ही मुश्किल होगा इस काउंटर के लिए। शॉर्ट टर्म बिहेवियर की बात करें तो हमने रीसेंट टॉप देखा 136, वहां से गिरावट देखी 115, वहां से एक रिकवरी है, बट ये साइडवेज बिहेवियर है। सो यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल ध्यान में रखना होगा, वो है 120 का। अगर ये काउंटर 120 के नीचे जाता है तो फिर से शायद साइडवेज नेगेटिव कंसोलिडेशन में ये आ सकता है, और अगर यहाँ से ये कंटिन्यू होता है तो 135 के ऊपर पहला टारगेट 145 का, और 145 के ऊपर हम इसे शॉर्टलिस्ट करेंगे एक पोजिशनल ट्रेड के लिए। तब तक इसमें शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग 135 के टारगेट से की जा सकती है, बट आई वुड रियली इग्नोर अवॉइड दिस काउंटर बिकॉज इसमें मोमेंटम एज ऑफ नाउ कंप्लीटली मिस्ड आउट है। ठीक है, कैस्ट्रॉल को लेकर ये व्यू। पटना से कुंदन हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। कुंदन जी नमस्कार, पूछिए सर क्या जानना है आपको? हाँ नमस्कार सर जी। हाँ मेरे पास इमामी के शेयर है सर 1600। इमामी? हाँ इमामी लिमिटेड के 1600 शेयर्स हैं जी। भाव? 440 रुपए के भाव पे। 440 के भाव पर। और कोई शेयर सर? जी और कोई शेयर आपके पास? हाँ मारुति के 60 शेयर है मेरे पास 8820 रुपए के भाव पे। 8820 पर मारुति है। ठीक है, चलिए आपके दोनों शेयरों पर राय लेते हैं। इमामी से शुरुआत करेंगे। आशीष जी, इमामी हमने बहुत एक्शन स्टॉक में देखा नहीं है, हालांकि क्या व्यू होगा आपका इस शेयर में? जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि कोई बहुत ज्यादा हमने इस पे मोमेंटम देखा नहीं है, और बड़ा नैरो रेंज में स्टॉक रहता है, और जो नंबर्स वाइज भी नजर डालें कंपनीज के तो काफी स्टेबल काइंड ऑफ स्टेगनेंट काइंड ऑफ नंबर्स हैं। तो मेरी सलाह रहेगी स्टॉक में से निकल जाने की, और इंस्टेड में आपको सजेस्ट करूंगा एक दूसरा स्टॉक जो डिफेंस का स्टॉक है, वो है सोलार इंडस्ट्रीज।
जो एक्सप्लोसिव की मार्केट लीडर कंपनी है इंडिया की, जरूर स्टॉक 4400 रुपए के आसपास है, बट आप इमामी को बेच के इसके उतने कम शेयर्स ले सकते हैं। और मुझे लगता है कि इस स्टॉक में बिल्कुल पोटेंशियल है 5000 से 5200 रुपए तक जाने का सोलार इंडस्ट्रीज में अगले 1 साल में, क्योंकि जो उनको ऑर्डर और जो उनका एक्सपोर्ट बुक है वो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे चल रही है और ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, जो काफ़ी सारे देशों में ऑपरेट भी करती है। तो मुझे इस स्टॉक में ज़्यादा अच्छे निवेश के और शॉर्ट टर्म में आपको ज़्यादा मुनाफा ये स्टॉक दे सकता है। ठीक है, सोलार इंडस्ट्रीज शॉर्ट टर्म के लिए ये बेहतर शेयर है, लेकिन मारुति भी है इनके पास, कुंदन के पास 8800 रुपए के भाव पर। और कुणाल, हमने देखा है कि जो नंबर्स इन्होंने शेयर किए थे वो अच्छे नहीं थे, क्योंकि हमने कमर्शियल व्हीकल की तरफ से तो अच्छे नंबर देखे, लेकिन पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में थोड़ा सा प्रेशर है। हालांकि उम्मीद ये करेंगे कि जैसे जैसे नए साल में चीज़ें आगे बढ़ेंगी तो इनके नंबर से बेहतर होते जाएंगे। चार्ट्स इसके क्या कह रहे हैं? अभी उनके खरीद भाव से करीब 500 रुपये नीचे है ये। अभिषेक, अगर हम वीकली चार्ट की बात करते हैं तो जून 2022 से लेके अब तक अब देखिए मारुति कम से कम 4 बार 8350 के लेवल पे आ चुका है और वहीं से बाउंस आता है। हमने एक गिरावट देखी थी करीब दिसंबर में जो गई थी 8000 तक, लेकिन फिर से 8350 के लेवल रिक्लेम कर दिए। ये एक जोन है जहाँ पे ये काउंटर एक कंसोलिडेशन में है 6-7 महीनों से। एज ऑफ नाउ बने रहने की सलाह होगी, बट ये काउंटर में रुझान तभी शुरू होगी जब ये काउंटर 8700 के लेवल्स ऊपर की बाजू क्रॉस करेगा। तब तक ये साइडवेज में रह सकता है। अगर लंबी अवधि का नजरिया होगा तो डेफिनेटली बने रहे, और 8700 के ऊपर आई थिंक इस काउंटर में 9300 9400 तक के भी लेवल्स देखने मिल सकते हैं। एज ऑफ नाउ होल्ड करने की सलाह। ठीक है, 9300 9400 के भी लक्ष्य इसमें आ सकते हैं, होल्ड करने की सलाह है मारुति सुजुकी की। तो आपके भाव भी आएंगे और आपको प्रॉफिट भी देगी कंपनी। ये देश की सबसे बड़ी ये कार बनाने वाली कंपनी है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि मारुति सुजुकी तो नरम है, लेकिन टाटा मोटर्स का शेयर जबरदस्त तरीके से गर्म है। आज 6 महीने की इंट्राडे की सबसे बड़ी तेजी है, शेयर है 6% ऊपर। इन्हीं लेवल से स्लिप करके 450 के आसपास का भाव गया था और आज एक स्ट्रांग रिबाउंड है। जेएलआर के बयान को लेकर उन्होंने अपने ऑपरेशनल अपडेट्स जारी किए हैं Q3 के, और वहां पर उन्होंने ये बताया है कि Q3 में कैश फ्लो पॉजिटिव होने जा रही है कंपनी। और कुछ क्या कहा है जेएलआर ने, ये बताने के लिए हमारी सहयोगी सृष्टि हमारे साथ जुड़ गई हैं। सृष्टि, बताइए। जी हाँ, टाटा मोटर्स ने अपने जेएलआर Q3 अपडेट्स जारी की हैं। नंबर्स पे आने से पहले वो उस पे बात कर लेते हैं कि क्यों आज हम टाटा मोटर्स के स्टॉक में ज़बरदस्त तेज़ी देख रहे हैं। सबसे पहले कंपनी के कैश फ्लोज पे अगर नज़र डालें तो आगे की गाइडेंस के लिए Q3 में कंपनी आखिरकार फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव होने के लिए अपना गाइडेंस दे रही है, जहां पे 400 यूरोस जो है कंपनीज अपने फ्री कैश फ्लो ऑन अ पॉजिटिव साइड इस बार रिपोर्ट कर सकती है। और इसको अगर हम दूसरी तिमाही से कंपेयर करें तो वहां पे कंपनी का कहना था कि उन्होंने ऑलमोस्ट एक ब्रेक इवन किया था और उसके पहले ये नंबर तो हमने नेगेटिव में भी आते हुए देखा है। तो ये सबसे बड़ा ट्रिगर है, क्योंकि हम टाटा मोटर्स में इस ही ट्रिगर की वजह से अच्छी खासी तेजी देख रहे हैं। और इसके अलावा अब कुछ नंबर्स पे बात करें तो वो भी डिसेंट आते हुए दिखे हैं। अगर जेएलआर की तीसरी तिमाही की होलसेल और साथ ही रिटेल की बिक्री देखें तो होलसेल में दोनों ही फ्रंट्स पे वृद्धि हुई है, तिमाही दर तिमाही और साथ ही ऑन ईयरली बेसिस। इस बार कंपनी ने होलसेल्स में 79,591 यूनिट्स दर्ज किए हैं, जो कि तिमाही दर तिमाही लगभग 6% की ग्रोथ है, और साथ ही साल दर साल वहाँ पे 15% की ग्रोथ देखने को मिली है। चिप शॉर्टेज की दिक्कतें कम ज़रूर होती हुई नजर आई हैं, जिसका फ़ायदा कंपनी क्लियरली उठा रही है। सभी ज्योग्राफीज़ में बढ़त देखने को मिली है। सिर्फ चाइना का मार्केट है जो कि कोविड के चलते वहाँ पे एक इम्पैक्ट ज़रूर देखने को मिला था। अब रिटेल सेल्स की बात करें तो वहाँ पे जो आंकड़ा है साल दर साल जो है उसमें हमने ग्रोथ होते हुए देखी है, 6% की बढ़त 84,827 यूनिट्स पे, और आखिरी में तिमाही दर तिमाही वहाँ पे गिरावट ज़रूर हमने देखी है। और कंपनी के ऑर्डर बुक की बात करें तो वो भी काफ़ी हेल्दी रही है। 10,000 यूनिट्स जो है तिमाही दर तिमाही वो बढ़ते हुए नजर आए हैं। 2.15 लाख कंपनी की फिलहाल ऑर्डर बुक है, जो कि एक रिकॉर्ड नंबर है। तो ये कई सारे पॉजिटिव ट्रिगर्स हैं जिसके चलते आज आप टाटा मोटर्स में तेजी देख रहे हैं। बट सबसे बड़ा जो ट्रिगर है वो कंपनी का कैश फ्लो गाइडेंस जो है आखिरकार पॉजिटिव रह सकता है। इस पे आप स्टॉक में काफी आज एक्साइटमेंट देख रहे हैं। ठीक है, तो कैश फ्लो पॉजिटिव होना यानी कि कंपनी अपने कारोबार को चलाने के लिए जितने पैसे खर्च कर रही है अब उससे ज़्यादा पैसे कमाएगी, और उम्मीद ये की जाती है कि अगर ज़्यादा पैसे कंपनी कमाएगी तो उस पैसे को फिर री इन्वेस्ट करेगी और बेहतर ढंग से यूटिलाइजेशन भी करेगी। इस चीज़ को बाजार तवज्जो आज दे रहा है और हम देख रहे हैं
कि 6% ऊपर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। इस पर बुलिश तो हमने व्यू सुना आशीष जी का भी, लेकिन एक टेक्निकल लेवल आपसे समझना चाहेंगे कुणाल। हमने देखा है पिछले 6-8 महीने में कि ये शेयर मोटा मोटी 400 से 450 वाली रेंज में फंसा हुआ है। तो जो जिन्होंने इसको थोड़ा ऊपर के लेवल पर लिया हुआ है उनकी चिंता अभी वहीं की वहीं है कि इसके ऊपर कब निकलेगा, कब हम फिर से 500-550 रेंज में जब ये शेयर था तो बातें की जाती थी 600 के लेवल की, वहां तक कब पहुंचेगा। क्या कुछ संकेत आपको मिल रहे हैं कि ब्रेकआउट आने वाला है शेयर में बड़ा वाला? अभिषेक, ब्रेकआउट तो अभी बहुत लंबा है। अगर हम ओवरऑल चार्ट फॉर्मेशन की बात करें तो अक्टूबर 2021 से लेके अब तक, अब देखिए टाटा मोटर्स ने 5 बार 375 के लेवल टेस्ट किए हैं। अभी अगर रीसेंट बॉटम की बात करें तो वो भी बनी थी 23 और 24 दिसंबर को। आप देखिए उसके लो था 377 और 375, तो सपोर्ट तो कंफर्म हो चुका है। लेकिन ये जो इतना लंबा सा कंसोलिडेशन है, करीब 15 महीनों का, ये एक साइडवेज कंसोलिडेशन है। ब्रेकआउट की तो लेवल्स की अगर हम बात करें तो पहला इसका ब्रेकआउट होगा 445 का और उसके ऊपर इसका सेकंड ब्रेकआउट होगा 475 का। तब तक ये रेंज बाउंड ही रह सकता है, सीमित दायरे में रह सकता है। सो अगर किसी के पास पोजीशन है तो बने रहे, क्योंकि रुझान नेगेटिव नहीं हुई है, साइडवेज है। और अगर किसी को बाइंग करनी है तो 375 के स्टॉप लॉस से डेफिनेटली बाइंग की जा सकती है। पहला टारगेट 445, दूसरा टारगेट 475, दोनों पे एग्जिट करने की सलाह बनेगी। जब ये काउंटर 475 के ऊपर जाएगा तब हम इसमें पोजिशनल ट्रेड की सलाह देंगे। तब तक ये रेंज में ट्रेडिंग करते रहिए। डेफिनेटली इट्स अ वंडरफुल स्टॉक टू टेक अ ट्रेड ऑन। ठीक है, ट्रेड करने के लिए बेहतरीन शेयर है। 445 और 475 के लक्ष्य के लिए 475 जब पार कर लेगा डिसाइसिवली, उसके बाद इसमें आपको फिर से एक पोजिशनल नजरिए से आपको सलाह दी जाएगी। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल आया है इंस्टाग्राम के जरिए और यह सवाल है अशोक कुमार जी का। आईसीसी प्रूडेंशियल के 200 शेयर इनके पास हैं 472 रुपए के भाव पर। इनके भाव के आसपास ही ये शेयर ट्रेड कर रहा है, लेकिन हमने देखा था कि 600 रुपए के आसपास से लगातार हमने शेयर में गिरावट आते हुए देखी है। आशीष जी, आईसीसी प्रूडेंशियल कैसा लग रहा है आपको? हालांकि हम देख रहे हैं कि बाकी सारे जो इंश्योरेंस स्पेस में जो साथी हैं वहां पर हमने रौनक हाल फिलहाल देखी है। बिल्कुल, मेरी सलाह रहेगी कि स्टॉक में से निकल जाए। चाहे स्टॉक ऑलमोस्ट अपने 52 वीक लो के पास ट्रेड कर रहे हैं और जो ग्रोथ के नंबर्स हैं वो तो अच्छे आ रहे हैं, प्रॉफिट के नंबर्स भी ठीक आ रहे हैं, बट जो वैल्यूएशंस जो पीयर सेट हैं जैसे LIC या GIC री इंश्योरेंस, उनके चूंकि ज्यादा अट्रैक्टिव हो गए हैं ICICI प्रू या HDFC इस लाइफ के कंपैरिजन में, तो वहाँ अब जो मनी है वो शिफ्ट हो रहा है। तो मेरी सलाह है कि इस स्टॉक में से निकल कर आप LIC के स्टॉक में बाइंग करें। यहाँ पर मुझे लगता है कि इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बेटर रिटर्न्स आगे आने वाले समय में बन जाएगा। तो इस स्टॉक में से एक बार निकल जाए। ठीक है, ICC प्रू से निकलने की सलाह है। आगे बढ़ेंगे। फेसबुक से आशीष का सवाल है, इनके पास है KPIT टेक के 100 शेयर 700 रुपए के भाव पर। और इस शेयर में हमने देखा है कि जून के आसपास करीब 450 रुपए के आसपास का भाव आ गया था, लेकिन एक वहां से बढ़िया तेजी बनी है और ये शेयर 700 रुपए के ऊपर अब ये ट्रेड कर रहा है। इनको प्रॉफिट हो रहा है अपने भाव पर करीब करीब 16 रुपए प्रति शेयर के आसपास का। आशीष जी, KPIT टेक्नोलॉजीज एक इस स्पेस में एक हमने बढ़िया तेजी से बनते हुए देखी है। क्या आपको लगता है कि स्ट्रेंथ यहां से अभी बरकरार रहेगी आगे भी? इनफैक्ट IT और मिड कैप IT में यदि देखा जाए तो वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक जो है वो KPIT। इनफैक्ट बहुत कम स्टॉक हैं जो अपने 52 वीक हाई से 10% नीचे ट्रेड हो रहे हैं और ये स्टॉक उनमें से है जो अपने 52 वीक हाई के इतना फास्ट ट्रेड हो रहा है। तो मेरी सलाह रहेगी इनफैक्ट इस स्टॉक में बने रहने की। और जो नए निवेशक जो वो IT स्टॉक में एक अच्छी बेट ढूंढ रहे हैं, तो मुझे लगता है 700 रुपए के आसपास KPIT टेक को अपने पोर्टफोलियो में बिल्कुल ऐड करें। बढ़िया स्टॉक पिकिंग करना चाहते हैं मिड कैप IT स्पेस में, क्योंकि हमने देखा है कि तमाम स्टॉक्स ने निराश किया है, लेकिन KPIT टेक क्या वंडरफुल रैली है जून के स्तर से। अब ये शेयर 700 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो एडिशन भी कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है पोर्टफोलियो में तो। लखनऊ से जफर हमारे साथ फोन लाइन पर है। जफर भाई नमस्कार, पूछिए सर, क्या जानना है आपको? मुझे ये जानना था, मेरे पास अडानी विल्मर के 122 शेयर थे जी, 818 प्राइस पे। 818 पर? हेलो जी जी जी, हाँ 818। आपने ये निवेश कर लिया जफर भाई जी? आपने ये शेयर लिए कब?
ये मुझे हो गए करीब 5-6 महीने जब ये अडानी विल्मर बहुत तेजी से बढ़ रहा था। एग्जैक्टली, मैंने इसीलिए पूछा तो आपसे मुझे कि किसी ने सलाह दी कि दिवाली पर 1000 रुपए का हो जाएगा। परफेक्ट, ठीक है, ठीक है, ऐसी सलाहें मिलती रहती हैं बाजार में। और हालांकि अडानी विल्मर के काम को लेकर, कारोबार को लेकर कोई दिक्कतें नहीं है। प्रमोटर तो निश्चित तौर पर स्ट्रांग है और इनकी जो पेनिट्रेशन है लगातार बढ़ रही है। रिटेल में अच्छी पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, नए प्रोडक्ट्स उतार रहे हैं। अडानी विल्मर, आशीष जी, आपको लगता है, देखिए 1000 रुपये का भाव किसी ने बताया और जाहिर सी बात है उस वक्त जो मोमेंटम दिख रहा था, किसी को देखकर ये लगता कि जिस तरह से अडानी ग्रुप के बाकी शेयरों की हिस्ट्री रही है कि कई गुना तक शेयर चढ़ गए हैं। हालांकि ये भी 3 गुना तो हो ही गया था, करीब 250-300 से लेकर 800 रुपये के आसपास तक। लेकिन वहां पर बहुत सारे लोग ट्रैप हुए हैं। लेकिन जिन लोगों ने पेशेंस दिखाया है, धैर्य दिखाया है, क्या ये धैर्य उनको रिवॉर्ड करेगा अभी बने रहे तो? देखिए, बिल्कुल $1 मिलियन क्वेश्चन है, क्योंकि अडानी ग्रुप के बाकी स्टॉक्स में भी काफी रिटेल ट्रेडर्स फंस गए हैं और ट्रेडर इन्वेस्टर बन गए हैं वहां पर। और इतनी जल्दी यहाँ पे रिबाउंड होगा ऐसा मेरा मानना नहीं है, क्योंकि हर लेवल पर जब स्टॉक बढ़ेंगे तब आप देखेंगे, चाहे वो अडानी विल्मर हो, पावर हो या एंटरप्राइज हो, हर लेवल पे सेलिंग आने वाली है। क्योंकि लोग रिटेल जो पार्टिसिपेशन है वो फिनोमिनल इन स्टॉक्स में बढ़ गया है, ऊपर के लेवल पे काफी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो मेरी सलाह रहेगी, इनफैक्ट जरूर लॉस काफी हो रहा है, बट आपको स्टॉक में से निकलना पड़ेगा, क्योंकि एक तो हाई बीटा स्टॉक है। यदि मार्केट खराब रहता है तो ये ज्यादा गिरते हैं कंपेयर टू मार्केट बढ़ने के। तो इस स्टॉक में से निकल जाएं। और जैसे कुछ हमने अपने पोर्टफोलियो के कुछ स्टॉक जो पहले रिकमेंड किए थे, जैसे जिंदल स्टील एंड पावर है जो 600 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, या सीजी पावर जैसा स्टॉक जो 290 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, उन स्टॉक्स में आप बाइंग पोजीशन लें और इस स्टॉक में से एक बार निकल जाएं, क्योंकि जैसा मैं कह रहा था कि हर राइज पर आपको सेलिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, वहां से निकलकर सीजी पावर को खरीदने की सलाह है। अडानी विल्मर थोड़ा सा प्रेशर अभी यहां से आगे बना रह सकता है, थोड़े से ऊपरी भाव पर आपने ले लिए हैं, लेकिन मोह मत रखिए इसे, निकल जाइए, बेहतर शेयर मिलेंगे और आपके नुकसान की वो भरपाई भी करेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल लेंगे ट्विटर से। लगातार सोशल मीडिया पर हमारे दर्शक हमसे सवाल पूछ रहे हैं और महेश जी का सवाल पोस्ट हुआ है ट्विटर पर, हमारे ट्विटर हैंडल पर, और इनके पास है JTEKT इंडिया की 200 शेयर 151 रुपए के भाव पर। JTEKT पहले सोना कोयू के नाम से ये कंपनी जानी जाती थी और लास्ट ईयर हमने एक अच्छी इसमें रफ्तार देखी है। ऑलमोस्ट अगर हम लोअर लेवल से जोड़ेंगे तो डबल तो हो ही गया है शेयर ये। कुणाल, आपको लगता है JTEKT, हालांकि ऊपरी लेवल पर थोड़ा सा प्रेशर दिख रहा है, 160-70 की रेंज में गया था, वहां से थोड़ा सा हम सेलिंग प्रेशर देख रहे हैं, इसके चार्ट्स आपको कैसे लग रहे हैं? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ये काउंटर को आज पहली बार चार्ट ओपन कर रहा हूँ, मैंने ये कभी ट्रैक नहीं किया था। अगर मैं फॉर्मेशन की बात करूं तो प्रीवियस हाई इसका बना था 140 के लेवल पे, वो था करीब अगस्त 2018। इसके बाद ये काउंटर ने डिसाइसिव क्रॉस करके 170 तक के लेवल्स बनाए, फिर से 140 पे आया है। आई थिंक इट्स अ रीटेस्टिंग ऑन द चार्ट। सो यस, इसमें डेफिनेटली बने रहने की सलाह होगी। अगर ये काउंटर अगले 10-15 दिनों में अगर 150 के ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली नई पोजीशन भी क्रिएट की जा सकती है। एज ऑफ नाउ इसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा 130 का, और अगर ये नया ब्रेकआउट आता है 150 का तो हम इसे ट्रेल करके 140 का स्टॉप लॉस कर देंगे। आई थिंक इस काउंटर में ऊपर की बाजू 175-180 तक के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं। देखिए 175-180 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं JTEKT में। एक क्विक आपसे फंडामेंटल व्यू चाहेंगे आशीष जी। JTEKT, आपको लगता है कि बिजनेस इसका इतना रोबस्ट है कि ये शेयर यहां से चलेगा, और क्या आपको ये लगता है कि वैल्यूएशंस थोड़े से एलिवेटेड है, थोड़े से ऊपर है, वो मुश्किल में डालेंगे? क्योंकि वैल्यूएशन तो क्योंकि 3-3.5 हजार करोड़ के मार्केट कैप के हमें ये कंपनी मिल रही है, बट यदि देखा जाए तो फ्लोटिंग स्टॉक काफी कम है, क्योंकि 73-74% के आसपास जो होल्डिंग है वो प्रमोटर्स के पास में है, और पब्लिक जो फ्लोट 10-12% है यदि इंस्टीट्यूशन होल्डिंग छोड़ दे तो। बट पॉजिटिव बात ये नजर आती है कि जो उनका लास्ट ईयर का प्रॉफिट था, फुल ईयर का प्रॉफिट, वो कंपनी ने पहले 6 महीने में ही अर्न कर लिया है। तो मुझे तो लगता है कि स्टॉक में बिल्कुल यहाँ से पोटेंशियल है 170 रुपए तक के जाने का। थोड़ा सा ऑटो सेक्टर और ऑटो एंसिलरी सेक्टर की रैली जैसे ही दोबारा आगे बढ़ेगी, ये स्टॉक भी परफॉर्म करेगा। फंडामेंटली मुझे स्टॉक पसंद है। ठीक है, फंडामेंटली पसंद है
दूसरी तिमाही के अच्छे नतीजे भी आए थे और मुनाफा हमने हालांकि छोटे बेस पर 3 गुना होते हुए देखा था और यहां से भी इसका भविष्य ठीक लग रहा है। आगे बढ़ेंगे, एक और सवाल हम शामिल करेंगे और ये सवाल आया है फेसबुक के जरिए उदित गुप्ता जी का। इनके पास है श्री रेणुका शुगर के 1000 शेयर हैं 66 रुपए के भाव पर। श्री रेणुका हमने बड़ी तेजी देखी, लगातार ये शेयर चले शुगर स्पेस में और ऊपरी स्तर से हालांकि थोड़ा सा नीचे है श्री रेणुका का शेयर। अभी आपको लगता है आशीष जी कि बने रहना चाहिए, बड़ी तेजी अभी बाकी है इसमें? मेरा तो इनफैक्ट स्टॉक को इस लेवल पे एवरेज करने की सलाह रहेगी। मेरा मानना है 52-53 रुपए एक अच्छा लेवल रहता है स्टॉक में एंटर करने का, बट चूंकि स्टॉक 60 रुपए का लेवल पे बहुत एक बड़ा रेजिस्टेंस आ रहा है, उसको ब्रीच नहीं कर पा रहा है, तो वहां पर आप इस स्टॉक में से निकलने की बिल्कुल एक बार थोड़ा मुनाफा वसूल कर सकते हैं। बट 52-53 रुपए में रेणुका में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि शुगर एक अच्छा सेक्टर है। इसके अलावा इथेनॉल की स्टोरी तो इस सेक्टर को लाइव रखेगी और शुगर के प्राइसेस जिस हिसाब से ग्लोबल मार्केट में बढ़े हुए हैं, मुझे लगता है कि प्रोस्पेक्ट्स अच्छे नजर आते हैं श्री रेणुका में। तो 52 रुपए के आसपास इसको एवरेज करिए। ठीक है, 52 रुपए के आसपास श्री रेणुका शुगर में एवरेज करने की सलाह है। चलिए इसी के साथ इस शो को यहाँ पर समाप्त करेंगे। आपके तमाम हमने सवाल लिए, जो सवाल बाकी रह गए हम कोशिश करेंगे कल के शो में उसको ज़रूर शामिल करें। फिलहाल आशीष जी और कुणाल जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया आज में समय देने के लिए और हमारे तमाम दर्शकों के सवालों के जवाब दीजिए। एक छोटे से ब्रेक